दोस्तों नमस्कार। ठीक है ना आप लोग? फिर मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि झगड़े का क्या कारण होता है तो आप बोलेंगे सिंपल है भैया जी। जर जोरू और ज़मीन। जर यानी सेहत, जोरू यानी पत्नी और ज़मीन यानी लैंड। अरे भैया, तुम तो अभी से सयाने हो गए। पर रुक जाओ, झगड़े का एक चौथा कारण भी है जो हमारे पुरखों के ज़माने में नहीं था पर अब है। नहीं समझे? ये है विचारधारा। कैसे कोई दोस्त किसी विचारधारा के कारण हमारा दुश्मन बन जाता है और कैसे कोई विचारधारा दुश्मन को दोस्त बना देती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, 1950 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच चड्डी बड्डी वाली दोस्ती थी। मतलब इजराइल चड्डी उतारकर ईरान को पहनने को देता और ईरान चड्डी उतारता तो इजराइल उसे धोता। भले उसके घर में पानी की कमी थी पर साफ़ सफाई का दोनों बहुत ख्याल रखते थे, कहीं किसी को कोई गुप्त रोग ना हो जाए। इसलिए दोनों ने एक दूसरे का बड़े खुफिया ढंग से सहयोग भी किया, खासकर सैन्य और रक्षा क्षेत्र में। ईरान इजराइल को तेल देता और बदले में इजराइल ईरान की रक्षा क्षमता को उसी तेल से मालिश करता। दोनों बहुत खुश थे। साथ साथ में मज़े से घूमते फिरते नाचते गाते कई साल गुजार दिए। पर साल 1979 की वो काली रात, जी हाँ 1979 की वो काली रात आई, जब रात हुई, बिजली कड़की, रात घनी हुई और घनी होती चली गई। इजराइल और ईरान साथ में रात के मज़े ले रहे थे। फिर जब सुबह हुई तो ईरान ने अपनी चड्डी उतारी। जी हाँ, ईरान ने चड्डी उतारी और चड्डी फटी निकली। दोस्तों, यह 1950 के दशक का वह दौर नहीं था जब ईरान में शाही राज्य हुआ करता था। यह 1979 का इस्लामिक क्रांति से भरा ईरानी राज्य हो गया था। जी हाँ, शाह को सत्ता से बेदखल कर अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को आका घोषित किया गया। ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की गई, जिस कारण इजराइल और ईरान के संबंधों में भी खराब दौर शुरू हो गया। अब इजराइल ईरान के साथ खेलना चाहता था पर ईरान थका हूँ, मेरा मन नहीं है कहकर मना कर देता। इजराइल अपनी चड्डी ईरान को देता। ईरान बोलता, अगर मैंने तुम्हारी चड्डी पहन ली तो मुझे दाद हो जाएगा। बेचारा इजराइल करे तो करे क्या। विचारधारा नामक सौतेली मम्मी ने ईरान को अब घर में बैठाकर टीवी दिखाना शुरू कर दिया था। इजराइल जब भी ईरान के घर जाता तो उसकी मम्मी बोलती, अभी नहीं, अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है। बेचारा इजराइल कोने में बैठा गुमसुम रहने लगा। करे तो क्या करे, उसे समझ नहीं आता था अचानक क्या हो गया। ये जानने की इच्छा उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। कहीं ईरान ने दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। ये सोच सोच कर इजराइल पागल हुआ जा रहा था। एक दिन ईरान घर से पढ़कर बाहर निकला। हाँ, एक दिन ईरान घर से बाहर आया और साथ लाया अपना बेटा। जी हाँ, साथ लाया अपना बेटा खुमैनी, जिसे उसने इजराइल से न बोलने की सलाह दी। पर खुमैनी और शातिर निकला। उसने भरे बाजार में इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और इजराइल से विरोधी रुख अख्तियार करने लगा। इसके बाद इजराइल को और भी गुस्सा आ गया। यह दोनों के संबंधों का सबसे ख़राब दौर था। दोनों कई बार मैदान में पीछे से भी लड़े, जिसमें प्रॉक्सी वार और खुफिया गतिविधियाँ एवं साइबर हमले केंद्र में थे। इसी के बाद ऊब कर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया, जिसमें कई लोग मारे गए, कई घायल हुए। ईरान से देखा ना गया और अपना सबसे शातिर बच्चा हिजबुल्लाह पैदा कर दिया, जो शिया मिलिशिया समूह है, जिसे ईरान वित्तीय और सैन्य मदद देता रहता है। सन 2006 में लेबनान युद्ध नाम से बड़ा संघर्ष हुआ, जो दरअसल हुआ तो ईरान और हिजबुल्लाह के मध्य, पर ईरान के प्रॉक्सी वार के रूप में जाना गया क्योंकि यह ईरान की मदद से संचालित होता रहा। दोस्तों, इस समय ईरान और इजराइल में फिर से घोर तनाव की स्थिति है। और क्या हो अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कोई जीतेगा भी या नहीं? क्या भारत और चाइना की तरह संभावित युद्ध को टाई ही माना जाएगा? तो चलिए आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। आज 21वीं सदी का दौर है, जब लगभग सभी देश उन्नतशील हथियारों से लैस हैं। ये पुराने ज़माने का युद्ध नहीं, जब सेनाएं अपने सैनिकों की मुंडियाँ गिनकर बॉर्डर पर मूद कर किसी भी देश को बहा देने की बातें करती थी। आज युद्ध कई तरीक़ों से लड़ा जाता है, जिसमें पहला है दुश्मन के घर में घुस के मारना, जो कि ज़मीनी हमला है और किसी भी देश के लिए अंतिम विकल्प होता है, क्योंकि कोई भी देश अपना प्रशिक्षित सैनिक खोना नहीं चाहता। ना किसी देश के पास सनी देओल जैसी बॉडी वाला कोई सैनिक है जो दुश्मन देश में घुसकर नल्ही उखाड़ लाता है। दूसरा तरीका है हवाई हमला, जिसमें इजराइल की सेना एक्सपर्ट है, जब भी दूसरे देश में जाती है गदर 1 गदर 2 दोनों मचा के आती है। और तीसरा तरीका है साइबर अटैक, जिसमें मोबाइल बंद कर देना, कंप्यूटर में वायरस घुसेड़ देना इत्यादि आते हैं। किसी भी दूसरे देश के लिए यह करना बेहद ही आसान होता है। चौथा अंतरिक्ष से युद्ध है, जो कि अभी आया नहीं है। हाँ, अगर इनके पास भी शक्तिमान जैसा कोई आदमी होता
जो अंतरिक्ष से घूमता हुआ आता और फिर अंतरिक्ष में ही जेल बनाकर किसी दूसरे को बंद कर देता तो बात दूसरी थी। तो चलिए देखते हैं कि अगर युद्ध हो ही गया तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल की आबादी 96 लाख है और इसकी जीडीपी 525 बिलियन डॉलर है, जिससे उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 55,000 डॉलर होती है, यानी 4,51,00,000 भारतीय रुपये। और हाँ, इसका रक्षा बजट 19 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी का 4% है। वहीं ईरान की आबादी 8,86,00,000 है। अगर ये किसी तरह बॉर्डर पर खड़ा होकर सूसू भी करे तो भी सारा पानी इसराइल की सारी रेतें सोख लेंगी या फिर इसराइल की नालियों से होकर भूमध्य सागर में बह जाएगा। और इससे ये होगा कि इसराइल के लोग मरेंगे तो नहीं, पर घरों में बदबू ज़रूर फैल जाएगी। और अगर गुस्से में किसी इजरायली सैनिक ने गोली चला दी तो वह सटीक निशाने पर लग जाएगी, तो लेने के देने अलग पड़ जाएंगे। तो मेरी मानो ईरानियों, अपने ठुल्ले लेके घर पर ही रहना। अगर देखा जाए तो इसराइल का रक्षा बजट ईरान से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो जाहिर है कि इसराइल के पास ज़्यादा आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सैनिक भी होंगे। और यदि ज़मीनी लड़ाई की बात आई तो इसराइल वाले अगर ईरान में घुस गए तो भी शायद ईरानी सैनिक ही भारी पड़ेंगे। भारत का कुछ फॉलो करे न करे, एक कहावत ज़रूर फॉलो करेगा, जब तबला बोले धीन धीन तो एक के ऊपर तीन तीन। दूसरा तरीका है हवाई हमला, जिसमें इसराइल के पास 340 लड़ाकू विमान, लंबी दूरी तक मार करने के लिए F-15 विमान, F-35 जैसे रडार को चकमा देने वाले विमान हैं और तेज़ हमले के लिए हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। वहीं ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें 1960 के दशक के F-4S, F-5S, F-14H जैसे विमान हैं, जिनकी बॉडी उड़ने से पहले मालिश मांग रही है। जी हाँ, इसराइल की ज़रूरत है। जो टॉप गन, मैवरिक जैसी पिक्चरों को बनाने के लिए ये विमान यूज किए जा रहे हैं। वहीं इसराइल के पास मिसाइल हमले को रोकने के लिए आयरन डोम, एरो सिस्टम जैसे डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिनका नमूना हम अभी ताज़ा ईरानी हमलों में देख चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें कि दोनों सेनाएं अगर पानी में लड़ जाएं तो उन्हें पूरा भूमध्य सागर पार कर दक्षिण अटलांटिक सागर से होते हुए प्रशांत महासागर में पहुंचकर अरब सागर जाकर तब अटैक करना पड़ेगा। इसमें तो इनका तेल पेट्रोल सब जल जाएगा। और बाय द वे उन्होंने सुएज नहर से सीधा एंट्री लेने की कोशिश की तो दूसरे देश ही मार मार कर दोनों को भरता बना देंगे। अगर हम तीसरे साइबर अटैक की बात करें तो यहाँ इसराइल मार खा सकता है, क्योंकि खाड़ी के अधिकतर देश ईरान का सहयोग करेंगे और ईरान का डिफेंस सिस्टम भी इसराइल से ज़्यादा मजबूत है। हाँ, ठीक सुना आपने, ज़्यादा ईरानी मजबूत है। वैसे अगर अमेरिका इसराइल की मदद करे तो इसराइल के पक्ष में बात आ सकती है। वैसे अगर दूसरी रिपोर्टें की माने तो आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश अपनी सैन्य क्षमताओं के पूरे आंकड़े जाहिर नहीं करते। इसलिए हम यह आंकड़े BBC, IISS से जितना निकाल पाए हैं उतना ही लाए हैं। बाकी युद्ध के बाद ही पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ा, किसने किसको कितना पटका। मेरी मानिए तो युद्ध ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों पक्षों की जान तो जाएगी ही, सर फूटेंगे, हाथ टूटेंगे, मरेंगे 100 लाख। इसी पर हमारे प्रधानमंत्री UN में लंबी चौड़ी स्पीच देकर आए थे। युद्ध से अच्छे तो बुद्ध हैं। तो संसार के सभी बौद्धिकों को चाहिए कि काम मिला है और ज़्यादा है तो लग जाओ, लंबे चौड़े लेख लिखो, ग्रांड रिपोर्ट बनाओ, जूते घिसो, चप्पल घिसो, जो करना हो करो, माथा पटको, पर युद्ध होने से। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। ख़राब लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।